तैयार हो जाइए बाजार के हफ्ते की शुरुआत के लिए। और ये हफ्ता है सबसे जरूरी, सबसे अहम, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का है हफ्ता। तो आइए, कमजोर शुरुआत के बाद क्या, ये है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जैसा अनिल जी आप कह रहे हैं, मंथली एक्सपायरी पर हमारी नजर है। करीब 400 कंपनीज के नतीजे भारतीय बाजार में आने वाले हैं। साथ ही 2 आईपीओस खुल रही हैं, एक लिस्टिंग है। तो काफी बड़ा हफ्ता रहने वाला है मार्केट्स के लिए। बताएं सर, आज के लिए ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दीप, और ट्रिगर्स की शुरुआत करें उससे पहले आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन है। और ये ऐतिहासिक दिन इस लिहाज से कि 1999 में इसी दिन भारत ने पाकिस्तान की सेना को हराकर कारगिल में विजय हासिल की थी। और 50 दिन लंबे चले इस युद्ध में काफ़ी कुछ हमारे जवानों का नुकसान हुआ, लेकिन फाइनली हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की सेना पर बहुत ही ज़बरदस्त जीत हासिल की। तो आज उन सभी जवानों को हमारा सलाम है, सैल्यूट है। जीत हासिल की तो आज उन सभी जवानों को हमारा सलाम है, सैल्यूट है। और जो भी हमारे जवान, हमारे सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए, उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि है। देश को उन पर गौरव है और आज ये एक गौरवशाली दिवस है। और इस दिन को आज हम करगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। 22 साल हुए इस बात को। और दीप, अभी भी मुझे याद है 1999 में जब ये पूरी जंग छिड़ी थी और जो 50 दिन लंबा युद्ध चला था, उसका काफ़ी कुछ ऐसे पल याद है जो हमने लगातार देखे, सुने। और उस वक्त जब इस तरह की बातें होती है बॉर्डर पर, तो जो देशवासियों का जोश है, उत्साह है और पूरी सेना के साथ पीछे दम लगाकर खड़े रहने की जो ताकत है, वो देखने लायक बनती है। तो इस बड़ी जीत के लिए हमारे सभी सैनिकों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई। और इस पर मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहूँगा। जहाँ तक मार्केट्स का सवाल है कि यूजुअली हम देखते हैं कि काफ़ी इवेंट फील्ड समय रहता है जब भी ऐसे इवेंट्स आते हैं। आपकी कोई याद जुड़ी हो सर इस समय की, क्योंकि तब भी आप बाजार को तो काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते थे एंड ऑफ कोर्स वहाँ से फिर जैसा एक्शन बना, कुछ याद आपकी भी जुड़ी हुई है सर इस? दीप, दो तरह की यादें हैं बेसिकली। एक तो जिस तरह से जंग हुई और वो पहली बार, मतलब जो हम, मेरी समझ के वक्त में मैं कह सकता हूं कि जो बड़े करीब से देखने को मिला, वो एक अलग तरह का अनुभव था। लेकिन एक और अनुभव बाजार में भी हुआ उस वक्त। और जो आमतौर पर आप ये सोचते कि मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आमतौर पर आप कई बार देखते हैं ना कि एलओसी पे फायरिंग हो गई, चीन के साथ तनातनी चल रही है, गलवान में जो कुछ हुआ उससे मार्केट 150, 150, 200 पॉइंट गिर जाता है और लोगों को लगता है अरे बॉर्डर पर तनाव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे बाजार कमजोर हो जाते हैं। तो उन लोगों को मैं चाहता हूं कि वो जाकर उस वक्त को स्टडी करें जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में 50 दिनों तक ये युद्ध चला था। और उस 50 दिनों में दीप, बाजार ने जो तेजी दिखाई थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। और होता ही है कि आमतौर पर आपको ये डर लगता है कि जंग चल रही तो देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बाजार गिरने चाहिए। लेकिन सारी उम्मीदों नहीं, आशंकाओं के विपरीत उस समय बाजार ने बहुत मजबूती, जबरदस्त मजबूती दिखाई और रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचे। और शायद उसकी वजह यह थी कि आमतौर पर युद्ध के बाद किसी भी इकोनॉमी के लिए सरकार की तरफ से स्पेंडिंग बढ़ती है, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, और उस उम्मीद में बाजार काफ़ी भागा था। तो मैं जिन लोगों ने कारगिल को नहीं देखा है, नहीं सुना है, उस वक्त नहीं थे या समझदार नहीं थे, या जिन लोगों को बार बार एलओसी पर 2-4 फायरिंग, कुछ गोलियां चल जाने की वजह से डर लगता है और उसकी वजह से उन्हें लगता है कि बाजार गिर जाना चाहिए, शॉर्ट हो जाना चाहिए, उन्हें ये 50 दिन पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने समझने चाहिए और बाजार को समझना चाहिए कि उस वक्त बाजार ने किस तरह का रिएक्शन दिया था। बहुत मैच्योर, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन रिएक्शन बाजार का था। और वो एक बड़ा लेसन है जो मुझे आज भी याद आता है। और दीप, आपको याद हो तो इसीलिए जब भी पिछले 2 साल में इस तरह की घटनाएं, हम विचलित नहीं होते क्योंकि हमने वो समय देखा है और समझा है कि ये सारी टेम्पररी चीजें होती है। हाँ, ऐसा होना अच्छी बात नहीं है, आप हम सब जानते हैं। लेकिन जब
युद्ध वाली सिचुएशन में बाजार नहीं डरते घबराते हैं, तो फिर ये छोटी मोटी झड़प, छोटी मोटी घटनाएं, छोटी मोटी तनातनी, झगड़े, ये चलते रहते हैं। लाइफ है, कभी खत्म नहीं होती। इस तरह की चीजें आप हमेशा बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। ना हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन हो तो उतना ओवर रिएक्शन न दे। ये मार्केट में लोगों को समझने की जरूरत है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये 50 दिन जो बाजार की चाल थी, ये आपको जरूर एक बार फ्लैशबैक में जाकर पढ़नी समझनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो एक बहुत बड़ा दिन है भारत एज अ देश के लिए, हमारे पूरे डिफेंस फोर्सेस के लिए, और आपने एक बढ़िया कॉन्टेक्स्ट भी दिया है सर। ये छोटी मोटी बातें हम जो रोज डिस्कस करते हैं उतार चढ़ाव की, अगर आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर हर कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मलाइज हो ही जाता है। चलिए सर, फिर आज का थोड़ा सेटअप भी समझते हैं। काफी सारी बातें करनी है आपके साथ। आज के कुछ अहम ट्रिगर्स क्या है, पहले ये बता दें। दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से देखेंगे तो ग्लोबल ट्रिगर्स मैंने न्यूट्रल रखे हैं, मेरे लिए नेगेटिव नहीं है। एफआईज के संकेत भी न्यूट्रल साइड पर हैं। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं। वायदा कारोबार की न्यूट्रल है। सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मेरे लिए 3 संकेत न्यूट्रल है, 3 संकेत पॉजिटिव। नेगेटिव मुझे तो आज के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर किसी को दिख रहा है 100 पॉइंट नीचे तो फिर अलग बात है। बिल्कुल सर, वहीं से सवाल एक्चुअली आ रहा है, क्योंकि यूएस में तो हमने तेजी देखी है सर, नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे, और बाकी सारे जो नतीजे आए भारत में वो भी अच्छे रहे। तो ये सुस्ती कहां से आ रही है इस समय डाउ फ्यूचर्स में, हांगकांग में, और जो एसजीएक्स निफ्टी करीब 100-125 अंक नीचे दिख रहा है, इस पर क्या करना चाहिए? खरीदना है और क्या करना है, खुलते ही खरीदना है। जितना नीचे खुले उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदना है। अगर 100-125 पॉइंट नीचे खुलता है एसजीएक्स निफ्टी जो आपको अभी दिख रहा है, तो तुरंत खरीद लेना है। देखिए दीप, जो क्यों खरीदने की वजह है वो पहले मैं बता दूं, और क्यों गिरने की वजह वो भी बता दूं। गिरने की वजह एकमात्र है, और वो है चीन और हांगकांग के बाजारों की कमजोरी, और जिसमें चीन अपनी टेक्नोलॉजी कंपनियों को लेकर जो बार बार रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, उसको देखकर चीन के बाजार और हांगकांग के बाजार स्पेशली कमजोर है। तो दोनों हांगकांग और चीन आप ले आए, 1.5% चीन नीचे, 2.5% हांगकांग नीचे। वो उनकी समस्या, वो निपटे, वो जाने। निक्के 2 दिनों की छुट्टी के बाद खुला है, मजबूत है थोड़ा बहुत। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई देखिए यूएस फ्यूचर्स 125 पॉइंट नीचे है, करेक्ट। 125-150 पॉइंट लास्ट मैंने डाउ फ्यूचर्स को नीचे देखा था, लेकिन जब शुक्रवार को हम बंद हुए थे तब डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर थे। उसके मुकाबले में 250 पॉइंट डाउ ऊपर जाकर बंद हुआ है, तो कमोबेश वो न्यूट्रल हो जाता है। और रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए हैं अमेरिकी बाजार। पहली बार डाउ 35,000 के ऊपर बंद हुआ है। अब 35,000 के ऊपर बंद होकर 100-125 पॉइंट, 150 पॉइंट अगर डाउ फ्यूचर्स नीचे, तो कौन सा खराब है। नेस्डेक लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है, S&P 500 लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है। तो फिर कहाँ कौन सी कमजोरी है, कौन सी समस्या है। अब ऐसा थोड़ी कि मतलब हर रोज डाउ फ्यूचर भी ऊपर बंद हो, हर रोज डाउ भी ऊपर बंद हो, हर वक्त डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर दिखे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेंगे, मुझे नहीं लगता कहीं कोई समस्या है। अमेरिका से आपको संकेत लेने, किसने बोला हांगकांग और चाइना से संकेत लेने ही नहीं हमें। वो उनकी समस्या है, वो जाने, वो निपटे। चाइना को अगर रेस्ट्रिक्शन लगाने टेक्नोलॉजी कंपनी में, वो उनकी प्रॉब्लम है, दुनिया भर की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पड़ोस के बाजार है, हम भी देखते हैं, तो थोड़ा मूड खराब कर ले, लेकिन इसका मतलब थोड़ी 100-125-150 पॉइंट गिर जाएंगे। तो पहली चीज तो बिल्कुल डरिए, घबराइए मत 125-150 पॉइंट की कमजोरी से। और क्यों नहीं डरना घबराना, उसके 2-3 कारण मैं आपको बता दूं। पहला कारण तो यही कि वीकेंड पर जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स बेहद दमदार हैं। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट्स तोड़ फोड़ नहीं भी है, तब भी रिजल्ट्स अच्छे तो डेफिनेटली हैं। चाहे वो रिलायंस के रिजल्ट्स देख लें, उम्मीद से के मुताबिक उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं। चाहे आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे देखें, दमदार हैं। आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, अंबुजा सीमेंट, सारे रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आते हुए दिखे। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के दम पर पहला तो ये कि कम से कम ये स्टॉक्स ऐसे हैं रिजल्ट्स के दम पर जिन्हें गिरना नहीं चाहिए। कितना बढ़ते हैं कितना नहीं बढ़ते हैं अलग बात है, लेकिन सारी कंपनियों के रिजल्ट्स थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे। दूसरा, घरेलू फंड्स की तरफ से 2000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी आई है। हम आंकड़ों को और विस्तार से बात करेंगे। और एफआईएस के डेटा भी फॉर ए चेंज बड़े दिनों बाद, दीप बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन कम से कम आप ये कह सकते हैं खराब नहीं है, पॉजिटिव साइड पर है। ये दूसरा बड़ा कारण है। और तीसरा बड़ा कारण है कि अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पर है। इस हफ्ते फेड की मीटिंग भी है, बड़े डेटा भी आने वाले हैं, नतीजों का सीजन वहां भी पूरे जोरों पर है। और नतीजों के सीजन को लेकर अमेरिका में भी वही कॉन्फिडेंस है जो हमारे यहाँ है। सारी दिग्गज कंपनियों के नतीजे अच्छे आते दिख रहे हैं। तो ऐसे में हल्के फुल्के करेक्शन से न वहां घबराएं न ही यहां घबराएं। तो ये 3 कारण ऐसे हैं
जिनकी वजह से दीप जहां खुले वहीं खरीदना चाहिए और जितना और नीचे मिले और ऐड करना चाहिए। तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियर कट बाय कॉल है। अगर आप 15,725 15,750 की रेंज में खुलते हैं, 15,700 750 की रेंज में, ये बहुत अच्छा जगह है जहां पर आपको खरीदारी करना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट हैं शुक्रवार के सेशन में या आप पुट खरीद कर गए हैं तो आपके लिए वहां पर प्रॉफिट बुक करने का भी बढ़िया मौका बनेगा। तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, खरीदारी करने का मौका है, सिंपल। जी दीप। बिल्कुल सर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है और काफी फैक्टर्स हैं जो बाजार को आज सहारा देते हुए दिखेंगे। गैप डाउन पर आपको अच्छा मौका मिलेगा। तो फिर अगर इस मौके का फायदा उठाना है तो सबसे पहले तो जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं बाजार के लिए वो बताएं सर। दीप 15,725 15,775 दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन है। इस जोन में खुलेगा और यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। इसके नीचे 15,650 15,700 स्ट्रॉन्ग जोन है जहां पर 100% खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आपकी बनती है। ऊपर की तरफ 15,850 15,925 गैप डाउन होने के बाद जहां हम बंद हुए हैं शुक्रवार को 15,850 के आसपास 15,925 ये पहला रुकावट का लेवल है। पार करना थोड़ा मुश्किल होगा अगर बड़े गैप से खुल गए तो। पार करके टिके तो फिर 15,950 16,025 ये वो रेंज है जहां तक बाजार जाने की ऊपर कोशिश कर सकता है। तो ये बड़े जोन है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर आइए, नीचे की तरफ पहला सपोर्ट जोन जो निकल कर आता है वो आता है 34,550 से लेकर 34,675 का। मेरे ख्याल से ये सपोर्ट रेंज नहीं टूटना चाहिए, यहां पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है। फिर भी स्ट्रॉन्ग बाय जोन जो निकल कर आता है वो 34,350 34,425 इस रेंज को पिछले हफ्ते में हमने 2-3 बार टच किया, टेस्ट किया, तोड़ा नहीं। यहां पर आने पर शॉर्ट भी काटने और दबाकर लॉन्ग पोजीशन भी बनानी है। ऊपरी स्तर पर 35,200 35,350 हल्की रुकावट की रेंज है। इसके पार निकलना गैप से खुलने पर मुश्किल होगा, अगर गैप से नहीं खुले तो अलग बात है। ऊपर 35,425 35,575 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, वहां पर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, शॉर्ट भी बनाने। जी हाँ, प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, शॉर्ट भी बनाने, डरिए घबराइए मत। और शुक्रवार को भी ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर दीप हमने कहा था शॉर्ट भी बनाइए। जिन लोगों ने शॉर्ट बनाया उनको आज गैप डाउन ओपनिंग का फायदा भी मिल जाएगा और वो काट भी ले दोनों तरफ। तो रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज के लोअर एंड पर आते हैं डेफिनेटली लेना है, रेंज के हायर एंड पर जाते हैं डेफिनेटली बेचना है। एक बार जब रेंज किसी एक तरफ पार करेगा तब देखे जाएंगे। अगर 16,000 पार कर दिया तो हम और तेजी में अलग रेंज में चले जाएंगे। 15,500 600 के नीचे गए, 600 के नीचे तो फिर अलग बात होगी। तो सिंपल है, इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। रेंज के निचले सिरे पर कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीदना है और ऊपरी सिरे पर बेचना है। इस स्ट्रेटेजी के साथ चले दीप, ये ज्यादा बढ़िया होगा। अब आइए दिन की रेंज आपको बता दूं, 15,775 15,900 दिन की छोटी रेंज है आज के लिए। 15,725 15,925 दिन की मीडियम रेंज है। ज्यादा संभावना है कि हम इस रेंज को ना तोड़ें, लेकिन हम 15,725 के बेहद करीब खुलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपके लिए 15,675 से 15,975 की रेंज निकल कर आती है बड़ी रेंज के तौर पर, जिस पर करना है फोकस। बैंक निफ्टी 34,675 35,200 ये दिन की छोटी रेंज है। 34,550 35,350 दिन की मीडियम रेंज है। और बड़ी रेंज के तौर पर ये 1000 पॉइंट की रेंज को ध्यान में रखें, 34,425 35,425 इस पर करें आप फोकस। डरिए घबराइए मत, कोई चिंता की बात नहीं है, ये आपके लिए रेंज और लेवल है। जी दीप। क्लियर है सर, तो ये आपके लिए पूरी रेंज लेवल्स निकल कर आ रहे हैं और बाजार रेंज को रिस्पेक्ट करेगा। ऊपरी स्तरों पर आपको मुनाफा वसूली भी करनी है, शॉर्ट्स भी बनाने हैं। अच्छा सर, थोड़ा ये डेटा समझाएं। आप कह रहे थे एफआईज की पोजीशनिंग कैसी है और पीसीआर से भी क्या समझना चाहिए आज के लिए? एफआईएस की पोजीशनिंग 2% बढ़कर आई है। इंडेक्स लॉन्ग 57 से 59%, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हल्की सी उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई है इंडेक्स में, ये एक अच्छा संकेत है। विस्तार से मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा, पुट कॉल रेशियो अभी भी बहुत कंफर्टेबल है, 1.18 पर पुट कॉल रेशियो है। एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हम, और डीप पुट कॉल रेशियो ये वाकई में बहुत कंफर्टेबल और लाइट है। कहीं भी बाजार लाइफ टाइम हाई के आने के पास होने के बावजूद ओवरबॉट नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। विक्स 1% नीचे, ये भी आपको कंफर्ट दे रहा है। नो डाउट आज थोड़ा बढ़ेगा, बट कोई चिंता की खास बात है नहीं। अब आइए आपको स्टॉप लॉसेस दे दूं। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो डे ट्रेडर्स के लिहाज से आपको स्टॉप लॉस रखना है 15,700 का 1% नीचे, जहां पर आप बंद हुए शुक्रवार को 15,850 के आसपास। 1% नीचे का आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 15,700। क्लोजिंग बेसिस पर 15,625 के नीचे बंद हो तो ही आपको थोड़ी टेंशन रहनी है। इनफैक्ट और नीचे रखना चाहें तो 15,575 ज्यादा ठीक है। तो 15,625 ये आपका क्लोजिंग बेसिस पर बनेगा स्टॉप लॉस, इस पर आपको रखनी है नजर। अब आइए बैंक निफ्टी
34,900 का छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, और हो सकता है वो खुलते ट्रिगर भी हो जाए तो फिर हो जाने दीजिए। 34,900 ही रखिए। और जिनको बहुत दूर का लगाना है फिर उनका सीधा 34,400 का आता है। बीच में 400-500 पॉइंट की रिस्क बढ़ जाती है, इसलिए डे ट्रेडर्स को 34,400 का स्टॉप लॉस रखना है। क्लोजिंग बेसिस पर माफ कीजिएगा, 34,900 का स्टॉप लॉस रखना है। क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस 34,400 का, यानी कि अब 34,400 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन खत्म कर लेनी है। अब आइए शॉर्ट साइड पर। अगर आप शॉर्ट हैं तो आज स्माइल है आपके चेहरे पर, अनएक्सपेक्टेड स्माइल है। वैसे तो आपने 2 दिन मुश्किल से बिताए होंगे, डाउ को लाइफ टाइम हाई पर 35,000 के ऊपर, इसलिए मैं बोलता हूं कि वीकेंड पे देखो ही मत। दोनों ही तरह के ट्रेडर्स को नहीं देखना चाहिए, न तेजी वालों को देखना चाहिए न मंदी वालों को। तेजी वाले खुश हो रहे होंगे अब 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है, मंदी वाले दुखी हो रहे होंगे अब 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है। तो वो भावनाएं कुछ काम की नहीं है शुक्रवार शनिवार रविवार की, जो कुछ है काम आएगा वो सोमवार की सुबह ही काम आएगी। इसलिए आराम से वीकेंड फैमिली के साथ बिताएं, दोस्तों के साथ बिताएं, वो सारे काम करें जो आप मंडे से फ्राइडे नहीं कर पाते, जिनके लिए समय आपको सैटरडे संडे दिया जाता है, बजाय एसजीएक्स निफ्टी देखने के। वो देखने की जरूरत नहीं है, और देखना होगा तो हम देख लेंगे आपके बिहाफ पे, आप चिंता न करें। आप फैमिली के साथ क्वालिटी वक्त बिताएं। अब आइए, आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 16,000 आपका स्टॉप लॉस है डे ट्रेडर्स के लिहाज से, और 15,925 इसके ऊपर क्लोज हो तो फिर थैंक यू वेरी मच, निकल जाइए अपनी शॉर्ट पोजीशन से। बैंक निफ्टी शुक्रवार को भी यही स्टॉप लॉस दिया था 35,100 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, आज भी यही है। 35,100 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल कर टिके, शॉर्ट काट लीजिए। ये आपके लिए स्टॉप लॉसेज हो गए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड पर। जी दीप। बिल्कुल सर, तो मौजूदा पोजीशंस हैं आपके लिए, और स्पेशली जो शॉर्ट करके गए हैं, देखते हैं आज उनके लिए कैसा एक्शन होगा। बट ओपनिंग पर इंटरेस्टिंग मूव्स आने वाली हैं बाजार में, तो सर फिर अब बताइए ओपनिंग के बाद क्या करना चाहिए, नई पोजीशंस आज कैसे बनाएं? खरीदे निफ्टी 15,700 से 15,775, ये 75 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। जितना नीचे मिले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना है। 15,700 के आसपास परफेक्टली खरीदना है। 15,725 पे भी खरीद सकते हैं, 750 पे भी खरीद सकते हैं। तो कहां खुलते हैं उस हिसाब से 9:08 पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग में आपको खरीदना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉप लॉस होगा आपका 15,625 का। जिनको और डीप और सेफ स्टॉप लॉस रखना है वो 15,575 का भी रख सकते हैं। 15,625 काफी होगा मेरे हिसाब से, वहां स्टॉप लॉस रखें। 15,815, 15,835, 15,850, 15,890, 15,915 और 15,950 ये लेवल है। छोटे टारगेट 815, 835, मीडियम टारगेट 850, 890, बड़े टारगेट 915, 950 के। ये आपके लिए निफ्टी पर आते हुए शॉर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, ऊपर में मौका मिले शॉर्ट कर दीजिए। 15,890 से 15,950 की रेंज परफेक्ट शॉर्ट रेंज है, यहां पर आप शॉर्ट करें। या फिर अगर बहुत गैप से ना खुलें तो भी आप 15,925 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर या 16,000 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कर सकते हैं। ये रेंज परफेक्ट है, जहां पर मौका मिले तो शॉर्ट जरूर करिए। मैं शुक्रवार को भी आपको बोल रहा था कि हायर रेंज पे आपको करना ही है, 15,900 के आसपास मिले बिल्कुल करिए, और अगर आपने किया तो आज फायदा भी होगा। तो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे शॉर्ट लेने से रुके नहीं, डरे नहीं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि एक न एक दिन तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और जिस दिन ट्रिगर हो उस दिन निकल जाए। अदरवाइज 5, 7, 8, 10 राउंड आपके आराम से हो जाएंगे, तब तक आपका पैसा बन जाएगा। 16,000 स्टॉप लॉस है, 15,850, 15,825 ये दो छोटे टारगेट हैं। 15,790 मीडियम टारगेट है। 15,750 से 15,725 बड़े टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। ये है आपके लिए निफ्टी। बैंक निफ्टी आपको बेचना है। अब बैंक निफ्टी चूंकि गैप से खुलेगा, अब वो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, माफ कीजिएगा, निफ्टी बेचा है। अब बैंक निफ्टी पहले खरीदने का कॉल दे दूं मैं आपको। बैंक निफ्टी 34,425 से 34,675 इस रेंज में खरीदना चाहिए आपको। 34,425, 34,675 तो आपको टुकड़ों में खरीदना है। 34,675 एग्रेसिव ट्रेडर है, वहीं से स्टार्ट कीजिए। 34,550 पे और ऐड कीजिए, 34,425 पे और ऐड कीजिए, और स्टॉप लॉस लगाइए 34,350 का, जो कि पिछले हफ्ते का लो है। उसके नीचे जाने के बाद आपको सावधान होना है, क्योंकि उसके नीचे फिर सीधा 33,900, 34,000 का लेवल आएगा। बीच में कोई ब्रेक नहीं है, रुकावट नहीं है, इसलिए आपको वहां स्टॉप लॉस रखना है। 34,875 आपका स्टॉप लॉस है, सॉरी पहला टारगेट है। 975, 35,075 ये तीन टारगेट तो साफ साफ दिखते हैं। इसको पार करना मुश्किल होगा, कर लिया तो 35,200, 35,250 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। अब आइए बिकवाली। बैंक निफ्टी बेचे 35,200, 35,350 की रेंज में। 35,550 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 35,075, 35,000 ये दो छोटे टारगेट होंगे। 34,925,
मीडियम टारगेट 34,700 और 34,575 ये दूसरे टारगेट हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है। तो दीप दोनों ही बिकवाली और खरीदारी के कॉल्स हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी पे लेने चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये है व्यू आपके लिए, दोनों तरफ के ट्रेड्स आपके लिए अवेलेबल हैं और रेंजेस को बाजार आज भी रिस्पेक्ट करते हुए दिखेगा। सर बैन लिस्ट में भी काफी बदलाव हो गए हैं, अब हम जो मंथली एक्सपायरी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया अब बैन में आ गया है, ये इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा देखने के लिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन से बाहर है। नाल्को, कैडला, सन टीवी और कैनरा ये बैन में बने हुए हैं। आप बता रहे थे सर फंड्स का डेटा काफी इंटरेस्टिंग रहा है, समझाएं सर एफआईएस डीआईएस दोनों ने क्या करा है फ्राइडे के सेशन में। दीप खरीदारी बड़ी होती दिखी है एफआईएस की तरफ से, घरेलू फंड्स की तरफ से। शुक्रवार के सेशन में 2188 करोड़ की कैश मार्केट में हाल ही के दिनों का सबसे बड़ा बिकवाली खरीदारी का आंकड़ा है। मैंने कोशिश की लेकिन मैं शायद विस्तार से देख नहीं पाया, आई डोंट नो, कुछ ब्लॉक डील्स हैं आपकी नॉलेज में तो बताएं। बट आंकड़ा बड़ा है 2188 करोड़ का घरेलू फंड का। एफआईएस ने अपनी बिकवाली से हाथ रोका है, बड़ा आंकड़ा था, अब घटकर सिर्फ 163 करोड़ का रह गया। लेकिन मैं इस वजह से पॉजिटिव नहीं हूं, मैं पॉजिटिव हूं वायदा कारोबार के डेटा देखकर एफआईएस की तरफ से। 696 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और यहां पर एफआईएस ने दबाकर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो इंडेक्स खरीदे एफआईएस ने शुक्रवार के सेशन में। 148 करोड़ के स्टॉक्स फ्यूचर्स खरीदे, तो स्टॉक फ्यूचर्स में नेट जीरो हो गया, कोई खास खरीदारी बिकवाली नहीं है। लेकिन 696 करोड़ के खरीदारी के आंकड़े काफी बढ़िया कहे जाएंगे। साथ में इंडेक्स ऑप्शंस भी एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आते हुए दिखे, वो आंकड़े ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस भी खरीदे, तो ओवरऑल कई दिनों बाद एफआईएस की तरफ से अच्छे आंकड़े आए और कई दिनों बाद घरेलू फंड्स ने भी दमदार खरीदारी की है। तो ये आंकड़े आज के सेशन में जोश भरने के लिए और निचले स्तरों से रिकवरी का कॉन्फिडेंस देने के लिए मेरे लिए काफी है। आपको और ज्यादा जरूरत हो तो अलग बात है, बाकी मेरे लिए इतने काफी है। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा की तरफ। 15,800 मेक और ब्रेक लेवल है, उसके नीचे आप खुल रहे हैं। 15,800 के नीचे खुलने पर थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है? 15,800 के पुट पर 26 लाख शेयर हैं और 15,800 के कॉल्स पर 33 लाख शेयर हैं। एक बार 15,800 के नीचे खुले तो फिर 15,800 आपके लिए रुकावट का काम कर सकता है वहीं से। लेकिन आप 50 पॉइंट नीचे खुलने के बाद वहीं से कमजोरी गिने, 15,850 पर बंद हुए। अगर आप 15,800 के आसपास खुलते हैं, इसके ऊपर खुलते हैं, तो आप मान कर चलें आप कहीं भी किसी भी तरह से कमजोर नहीं हैं। जब तक 15,800 के ऊपर है आप मजबूत ही हैं, 15,800 के नीचे से ही कमजोरी की शुरुआत होगी। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा निफ्टी में आज के लिए 15,800। बुल्स और बेयर्स के बीच में कश्मकश वाला, ताकत आजमाइश वाला लेवल यही रहेगा 15,800। अब आइए बैंक निफ्टी। ऐसा लेवल बैंक निफ्टी पर है 35,000 का। दीप मजे की बात देखिए, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, और हम 35,000 से थोड़ा सा ऊपर बंद हुए हैं। लेकिन जो मंदी करने वाले लोग हैं बैंक निफ्टी में, उन्होंने 35,000 के नीचे की आस छोड़ी नहीं है। क्यों? देखिए 35,000 के पुट पर और कॉल्स पर दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में। और 35,000 के पुट पर है 8 लाख शेयरों का, कॉल्स में है लगभग दुगुना 15 लाख शेयरों का, और उसमें से 9 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो कॉल राइटर्स बैंक निफ्टी में हावी थे, भले ही 35,000 के ऊपर बंद हुए, उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशन को कैरी किया है और आज उन्हें फायदा मिलेगा। अब मेक और ब्रेक वाला मामला यही कि क्या आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी को बचा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत ये कि शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक ने ही खींचा है बैंक निफ्टी को, और उस रिजल्ट के दम पर ही बैंक निफ्टी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद के दम पर ही बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर बंद हुआ। तो वो रिजल्ट काफी कुछ हद तक प्राइस में है। आईसीआईसीआई बैंक 3% अगर ऊपर बंद होता है तो वो अच्छे रिजल्ट प्राइस में। तो आज आईसीआईसीआई बैंक इतना मजबूत बंद होने के बाद अच्छे रिजल्ट के बावजूद चल पाता है या नहीं, ये मेक और ब्रेक वाला मामला है बैंक निफ्टी के लिए। दूसरा, एक्सिस और कोटक, ये दोनों बैंक भी शुक्रवार को ऊपर बंद हुए थे और दोनों के नतीजे आज हैं। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट वाले इन तीनों स्टॉक्स, इसमें से एक के आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के और 2 के आज आने वाले, ये डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी, डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी के लिए 35,000 के ऊपर टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। 35,000 35,100 कंजेशन जोन है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ है 15 लाख शेयरों का। तो मैं अब भी ये कहूंगा कि मुझे निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिखता है तेजी करने के लिए। भले ही बैंक निफ्टी शुक्रवार को ज्यादा भागा हो, लेकिन बैंक निफ्टी में वो कंफर्ट और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तेजी करने के लिहाज से जो निफ्टी में आ रहा है। निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से जल्दी ऊपर आता है, बैंक निफ्टी कभी कभार आ जाता है, लेकिन टिकना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा चैलेंज वाली बात हो जाती है। तो बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक का आज का ट्रेड अगर अच्छे नतीजों के बाद 3% बढ़ने के बावजूद मैनेज कर पाता है, होल्ड कर पाता है, वेल एंड गुड, और नहीं
तो फिर बैंक निफ्टी के लिए 35,000 के ऊपर टिक पाना मुश्किल होगा। तो ये है डेटा दीप वायदा कारोबार के बेहद इंटरेस्टिंग जी। बिल्कुल सर, तो देखते हैं फिर आज कितना अहम रोल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों प्ले करते हैं। बट ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे कुछ लेवल तक तो फैक्टर इन हो गए हैं, पर रोज की तरह सर ढेरों स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं और आपने एक बढ़िया स्टॉक आइडेंटिफाई करा है, तो चलते हैं अनिल जी के पास बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय है और कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन, और पिछले हफ्ते भी हमने कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स दिए और वो लगभग टारगेट पर आ रहे हैं। इनफैक्ट एफएनओ स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्की है मामला, सो कैश पर ही फोकस करते हुए टाटा कॉफ़ी ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। पिछले हफ्ते हमने सीसीएल प्रोडक्ट 2 बार कहा, टाटा कॉफ़ी भी आपको कहा खरीदी है। अभी भी हमें लगता है कि इन स्टॉक्स में बड़ी अपसाइड बाकी है। क्यों बाकी है वो 2 रीज़न समझ लीजिए। ब्राज़ील में वहाँ पर बड़ी फसल खराब हुई है कॉफ़ी की, और ग्लोबली कॉफ़ी की ज़बरदस्त शॉर्टेज है। पिछले हफ्ते 15% से ज़्यादा दाम बढ़े हैं कॉफ़ी के। एक महीने में दाम लगभग 35% ग्लोबल मार्केट्स में कॉफ़ी के बढ़ चुके हैं। 35% कॉफ़ी के दाम बढ़ना एक महीने में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये एक बड़ी समस्या है कि अगर कॉफ़ी की प्रोडक्शन कम है, फसल खराब हो रही है और वहाँ दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर हमारे लोकल मार्केट्स पर भी असर आएगा, बिल्कुल आएगा। दूसरा, हम उनका नुकसान तो हमारा फायदा वैसे होता है, लेकिन इसके अलावा हमारा अपना फायदा भी है। हमारे यहाँ की जो फसल है वो बड़ी बम्पर फसल निकल कर आ रही है। तो एक तरफ ब्राज़ील में और ग्लोबली शॉर्टेज है, दूसरी ओर हमारी फसल भी मजबूत है और भाव भी बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों के लिए गोल्डन पीरियड है, चाहे वो आपको सीसीएल प्रोडक्ट पसंद हो, चाहे टाटा कॉफ़ी पसंद हो। सीसीएल प्रोडक्ट चूंकि हम शुक्रवार को रिकमेंड कर ही चुके थे, 415 के आसपास हमने कहा था, 425, 435, 440 और 50 के टारगेट रखिए। आज टाटा कॉफ़ी हमें लगता है कमाल कर सकता है। 203 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदिए। 215, 220 छोटे टारगेट रखिए टाटा कॉफ़ी के लिए, 235 का बड़ा टारगेट रखिए। और मैं बार बार कर रहा हूँ, स्टॉक ऑफ द डे हो या आज के कल के 2000 वाले स्टॉक्स हों, इनको आपको खरीदना है पोजिशनली, 2-4-5 दिनों के लिहाज से खरीदिए और बड़े टारगेट्स के लिए खरीदिए। जैसे जैसे बढ़ते जाए अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं, वो स्ट्रेटेजी आपके लिए ठीक रहेगी। तो डरिए घबराइए मत। और आज तो बाजार भी खराब दिख रहा है, तो खराब खुलता है, गैप से नीचे खुलता है, या स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छे गैप से नहीं खुलता है, नीचे खुलता है, तो आपके लिए धीमे धीमे एक्यूमुलेट करने के मौके होंगे। तो टाटा कॉफ़ी और बाकी कॉफ़ी स्टॉक्स मुझे मजबूत नजर आ रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है जी। दीप, बिल्कुल सर, तो टाटा कॉफी और बाकी कॉफी स्टॉक्स पर नजर रखिए। टाटा कॉफी, सीसीएल प्रोडक्ट्स दोनों पर ही अनिल जी आपको पिछले हफ्ते भी राय दे चुके हैं और इस हफ्ते भी नजर रखिए इन काउंटर्स पर। टाटा कॉफी है आज का स्टॉक ऑफ द डे। अच्छा सर, बाकी स्टॉक्स के बारे में बात करें उससे पहले एक और खबर है जिस पर आपके व्यूज मैं लेना चाहूंगा। ये जो नए डीमैट फॉर्म अकाउंट्स खोलने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना अब जरूरी है, 1 अक्टूबर से नेसेसरी हो जाएगा, और इवन एग्जिस्टिंग डीमैट्स के लिए भी नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है। कैसे देखें इस खबर को सर, इसका मतलब क्या है? दीप, ये बहुत ही बढ़िया खबर है और इसके लिए मैं सेबी को बधाई देना चाहता हूँ। वाकई में ये नॉमिनेशन वाला काम इतना ज़रूरी है, और जिसको मतलब भगवान न करे किसी के लिए ऐसी नौबत आए, लेकिन जिनके नौबत आती है और जिन्हें अगर नॉमिनेशन नहीं किया हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत का काम है। मैं बताऊं होता क्या है, अगर आपके डीमेट अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू के शेयर्स या सिक्योरिटीज़ पड़ी है, और अगर आपकी डेथ हो जाए और आपने नॉमिनेशन नहीं किया है, तो फिर जो आपका उत्तराधिकारी है उसे डेथ सर्टिफिकेट के साथ लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेके प्रोड्यूस करना होता है। और इस प्रोसेस में आराम से मिनिमम 9 से 12 महीने कम से कम लगते हैं। स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होती है, करीबन आपकी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की कॉस्ट लग जाती है। और उसके बाद झंझट हो वो अलग कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, और करना कुछ नहीं, खाली जब आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तब उस अकाउंट को खुलवाते वक्त, आपका डीमेट अकाउंट खुल रहा है, सीडीएसएल या एनएसडीएल किसी भी डिपॉजिटरी में आपने खोला है, खाली आपको ये लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए, मैं अपने फैमिली मेंबर जिसको भी, वाइफ को, बच्चों को, पेरेंट्स को, जिसको भी मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ, खाली उसका नाम लिख के देना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है। और अच्छी बात यह है कि आपको, अगर आपने पहले नॉमिनेशन नहीं किया तो आपको अभी फैसिलिटी दी जा रही है कि आप 31 मार्च 2022 तक, बहुत समय है, आप आराम से एग्जिस्टिंग अकाउंट्स का नॉमिनेशन कर सकते हैं। पुराना अकाउंट आपका खुला हुआ है तो आपके पास टाइम है, अगले 6 महीने हैं। नए अकाउंट 1 अक्टूबर से जो खुलेंगे
उनके लिए नॉमिनेशन जरूरी होगा। और उसके बाद अगर, और अच्छी बात यह है कि जब तक आप किसी चीज़ को कंपलसरी नहीं करें तो लोग समझते नहीं हैं। दीप, मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, एक हाल ही में एक ऐसा केस आया है मेरे पास में, कोई मेरे मिलने वाले थे, उनके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई और उसमें नॉमिनेशन नहीं था, और जो झंझट, जो दिक्कत और जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है, पूरा इतना आपको टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो सेबी कंपलसरी करने जा रही है, मैं बोलता हूँ। और हर एक को अपने जितने भी, न सिर्फ डीमेट अकाउंट, आपके म्यूचुअल फंड के जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो, आपके प्रॉपर्टी के जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो, आपका जहां भी जिस भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, प्लीज़ अपने नॉमिनेशन जरूर करिए। इसमें दो बड़े फायदे हैं। एक, आपके जाने के बाद पीछे वालों को दिक्कत ना आए, जो आप वाकई में उनके लिए कमाकर छोड़ कर जा रहे हैं। दूसरा, कभी भी लीगल डिस्प्यूट ना हो और कभी भी झगड़े टंटे ना हो। कोई आपके जाने के बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपकी फैमिली मेंबर्स वाले लड़ेंगे तो नाम आपका भी उतना ही खराब होगा, भले आप यहाँ से नहीं देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी इस बात को समझिए, और जो कुछ अच्छा कदम सेबी उठा रही है उसमें आपका सपोर्ट होना जरूरी है। और बहुत अच्छी बात है कि जो लोग नॉमिनेशन नहीं करेंगे उनके शेयर अकाउंट में ट्रेड ही नहीं हो पाएगा, यानी कि वो डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। जब तक हिंदुस्तान में कोई चीज़ कंपलसरी नहीं की जाए वो पूरी तरह से लागू होती नहीं है। तो बहुत ही अच्छा कदम है। प्लीज़ आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट, न सिर्फ डीमेट अकाउंट, सारे इन्वेस्टमेंट को चेक कीजिए, नॉमिनेट कीजिए। नॉमिनेशन मस्ट है। आपको, आपके परिवार को बहुत सारी लीगल और फालतू की मुसीबतों से ये बचाने वाली चीज़ है। जी दी, बिल्कुल सर, तो बड़ा कदम है सेबी की तरफ से, बहुत ही अच्छा कदम है रेगुलेटर की तरफ से, और जरूर से जरूर आप इसका पालन करें और सारी डेडलाइंस को फॉलो करें। तो एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, यहां पर आपको रखनी है नजर। आइए और कौन सी खबरें हैं वहां पर फोकस करते हैं। नतीजे भी काफी सारे आने वाले हैं। वरिंदर बंसल से भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए, पर फिलहाल चलते हैं देवांशी, वरुण और आशीष के पास जानने के लिए कि आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और साथ ही ब्रोकरेज का क्या कहना है। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दिवांशु। आज सबसे पहले नतीजों पर आप फोकस कीजिए। आज काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, और कैश मार्केट की अगर बात करें तो बॉम्बे वायर रोप्स, जीएसके फार्मा, साथ ही अपोलो पाइप्स, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स, स्पार्क जैसे स्टॉक्स हैं जहां पे आज आपको फोकस करके चलना चाहिए। इनके नतीजे आने वाले हैं। साथ ही दिल्ली अनलॉकिंग, दिल्ली मेट्रो आज 100% कैपेसिटी से शुरू हो जाएगा, और साथ ही जो सिनेमा हॉल्स हैं वो भी 50% कैपेसिटी पर शुरू होते हुए दिखेंगे। तो आज आपको आइनॉक्स, लीजर, पीवीआर जैसे स्टॉक्स हैं जहां पे फोकस करके चलना चाहिए। इसके साथ ही टाइड वाटर पर नजर रखें, जहां पे आज एक्स बोनस और साथ ही एक्स स्प्लिट आज ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो आपको बड़ा एडजस्टमेंट इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। इसके साथ ही नतीजों पर नजर कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, मार्जिन और मुनाफा अनुमान से बेहतर है। साथ ही इनकी जो रिटेल सेगमेंट है और जियो सेगमेंट, यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन आता हुआ दिखा है। सबसे पहले अगर आप नंबर्स की बात करें तो इनकी जो कुल आय है उसमें 6.5% तक की गिरावट है, लेकिन कामकाजी मुनाफा फ्लैट आता हुआ दिखा है। मार्जिन बड़े हैं, 15.6% से बढ़कर 16.17% पे आते हुए दिखे, और जो मुनाफा है एडजस्टेड बेसिस पर वो 8% तक कम होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही जियो के अगर ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पे इनकी जो आय है वो 4% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 4% तक बढ़ता हुआ दिखा, और मुनाफे में भी 4% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। जो कस्टमर बेस है उसमें अच्छे खासा एडिशंस होते हुए दिखे हैं, तो इसके चलते आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर फोकस होगा। एसबीआई कार्ड्स नंबर्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी में सीक्वेंशियली सुधार देखने मिला है। इसके साथ ही जो अन्य आय है वहां से भी सहारा मिलता हुआ दिखा, और इसी के चलते इनका जो मुनाफे का आंकड़ा है वो आपको 304 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 73% तक का जंप इस बार आता हुआ दिखा है। जो आय है वो 2% तक बढ़ते हुए दिखे, लेकिन एसेट क्वालिटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधार आता हुआ दिखा है। इसके साथ ही येस बैंक आप देखिए जो मुनाफा है उसमें बढ़त होती हुई दिखी है। 10 तिमाही के हायर नंबर्स पर इनका मुनाफा आता हुआ दिखा है। जो मुनाफा है उसमें 357% का जंप आपको वाई बेसिस पर आता हुआ दिखेगा। 206 करोड़ पर मुनाफा आया है बैंक का। इसके साथ ही ब्याज से आय में 26% तक की गिरावट है। प्रोविजंस इस बार 40% से कम होते हुए दिखे हैं, और जो ग्रॉस एनपीएस हैं 15.6% पर पहुंचते हुए दिखे। तो एसेट क्वालिटी थोड़ी सी और खराब होती हुई दिखी है 15.6% पे, और नेट एनपीएस में भी इस बार 5.78% पे आते हुए दिखे 5.88% से। तो इसी के चलते आज येस बैंक पर भी आपको फोकस रखना होगा। बहुत अच्छे नंबर्स येस बैंक की तरफ से नहीं आते हुए दिखे। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे येस बैंक। मुनाफे का फिगर अच्छा है बट थोड़ी सुस्ती अभी भी है। आइए कुछ और खबरें हैं जो वरुण के पास हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। तो देखिए सबसे पहले वेल्सपन कॉर्प और जेएसडब्ल्यू स्टील, इस कंपनी के लिए खबर निकल के आई है कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने कुछ समय पहले वेल्सपन कॉर्प से जो हाई ग्रेड स्टील प्लेट्स और कॉइल्स के कारोबार का अधिग्रहण किया था, उसका जो आखिरी किस्त है
करीब 85 करोड़ के आसपास की, उसका भुगतान कर दिया है। इसके तहत अब वेल्सपन कॉर्प को जो कुल रकम मिलनी थी 848 करोड़ की, वो मिल चुकी है। साथ ही साथ खबर एक और है कि जेएसडब्ल्यू पेंट में जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो एक स्ट्रैटेजिक निवेश करने वाला है, करीब 750 करोड़ के आसपास का। नेक्टर लाइफ खबरें ये है कि अपने कुछ नॉन कोर और अनप्रोडक्टिव एसेट्स जो है उसको बेचने वाली है। अपने कुछ बैंक लोन्स को इनको पे करना है, उसको पे ऑफ करेंगी इन एसेट्स को बेच के। और आखिरी में कुछ बल्क डील्स हुई है जिसमें अपोलो पाइप्स में आशीष कचोलिया ने करीब 2,70,000 शेयर जो है उनको बेचा है। 1,001 के भाव पे इनको बेचा गया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें और फंड एक्शन भी होते हुए दिख रहा है कुछ काउंटर्स में। पर आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का इन सभी नतीजों और खबरों पर क्या कहना है एफआईआर में। ओके, आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की सबकी जो है पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। सबने कहा कि नतीजे जो है लगातार कई तिमाहियों से अगर आप देखें तो काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और इनफैक्ट प्री प्रोविजनिंग इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया देखने को मिला है। सीएलएस से खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए हैं 940 रुपए के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी, 900 रुपए का लक्ष्य दिया है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 740 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा 830 और जेपी मॉर्गन ने 900 रुपए का लक्ष्य दिया। यानी इन ऑल अगर आप देखें तो सभी ब्रोकरेज हाउस जो है आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों को थम्स अप दे रहे हैं। आईटीसी यहाँ पर देखिए सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिली है। साल दर साल 33% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो इसके चलते आप देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 251 का लक्ष्य दिया है। सीएलएसए ने खरीदारी की राय दी है 265 के लक्ष्य के लिए। सिटी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 210 और जेफरीज मान रहे हैं कि स्टॉक पर खरीदारी करनी चाहिए 275 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील हर पैमाने पर अगर आप देखें तो नतीजे काफी बढ़िया है, लेकिन नोमिरा मान रहा है कि आगे जाकर जो इनका इनपुट कॉस्ट है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 747 रुपए के लक्ष्य के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सबकी नजर रहेगी नतीजों के बाद। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2262 रुपए के लक्ष्य के लिए। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे 2400 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा 2250 के लक्ष्य के लिए। मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी 1350 के लिए। सिर्फ एक मैक्वायरी ऐसे हैं जो स्टॉक पर बेरिश है, बाकी सभी अगर आप देखें तो नतीजे कह रहे हैं कि अच्छा सरप्राइज देखने को मिला है। इनफैक्ट टेलीकॉम जो इनका सेगमेंट है यहाँ पर सब्सक्राइबर एडिशन काफी बढ़िया देखने को मिला और एनर्जी सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो कंपनी का प्रदर्शन काफी बढ़िया है। अंबुजा सीमेंट यहाँ पर नोमिरा का डाउनग्रेड है, लेकिन कमेंट्री अगर आप देखें तो थोड़ी सी मिली जुली है। कह रहे कि नतीजे तो काफी अच्छी है, लेकिन आगे जाकर मार्जिन्स पर इनमें दबाव देखने को मिल सकता है और स्टॉक में ऑलरेडी इतनी अपसाइड आ चुकी है जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को जो है डाउनग्रेड कर दिया है और रिड्यूस की रेटिंग दी है 360 रुपए का लक्ष्य दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा, नतीजों का इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय दी 640 का लक्ष्य दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है 675 के लक्ष्य के लिए और मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 480 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो मोरलेस कहा गया है कि आगे जाकर जो है इनका लागत खर्च बढ़ सकता है, ग्लास और जो ईएनए की कीमतें इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। अंत में एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई, अंडर आउट परफॉर्म की रेटिंग माफ कीजिएगा आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1330 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल, तो ये हैं ढेर सारी रिपोर्ट्स नतीजों के दम पर, लेकिन नतीजों के दम पर क्या रहेगा बाजार पर और स्टॉक पर असर, ये भी समझ लेते हैं। वीकेंड के सारे रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण लेकर तैयार है हमारे साथ वरिंदर बंसल ओमकारा कैपिटल से। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। आजकल बड़ा मुश्किल है कि आपको कोई स्टॉक अच्छे नतीजे के बावजूद पसंद आए, लेकिन आज आपकी लिस्ट में देखकर अच्छा लग रहा है कि कई सारे रिजल्ट्स जो अच्छे हैं और आपको लग रहा है अभी भी महंगे नहीं है। तो चलिए अच्छी चीज से करते हैं शुरुआत, अच्छे नतीजे और शेयर महंगे ना हो, बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सीमेंट, स्टील और सीवीज अगर वीकेंड पे सबसे अच्छे नंबर आए हैं तो मुझे लगता है ये 3 सेक्टर्स के नंबर्स अच्छे आए थे। और सबसे पहले चालू करता हूं सर मैं अंबुजा सीमेंट से, जो सीमेंट सेक्टर में है। इट्स नॉट ओनली अंबुजा सीमेंट सर, आपने एसीसी, अल्ट्राटेक सबके नंबर्स देखे, आई थिंक दे वर वेरी वेरी गुड। अंबुजा इज लाइक अ बैक बेंचर, अगर सीमेंट सेक्टर में देखा जाए तो उसको कभी भी उतना वैल्यूएशन नहीं मिलता जितना उसके भाई बंधुओं को मिलता है, एसीसी को मिलता है। हाईएस्ट एवर एबिटा per ton reported by the company sir,
इसमें एक चीज जरूरी है सर कि वॉल्यूम्स नीचे थे क्वार्टर एंड क्वार्टर, आई थिंक 11% के आसपास, बट रियलाइजेशन 4% ऊपर थी क्वार्टर एंड क्वार्टर, और कॉस्ट कम थी, इसलिए इसका एबिटा पर टन 1500 आया, विच इज द हाईएस्ट एवर रिपोर्टेड बाय द कंपनी। अगर आप कैलकुलेशन भी करें ना सर कि इसका 100, 150, 200 कम भी हो जाता है, बिकॉज इसकी नई कैपेसिटी आ रही है, रोपड़ में आ रही है, माडवा में आ रही है, जो नेक्स्ट क्वार्टर तक कंप्लीट हो जाएगी, तो भी जो है ये बहुत सस्ता लगता है कंपेयर टू एज आई सेड एसीसी हुआ या अल्ट्राटेक हुआ, यू नो तो इट्स द बिगर क्वेश्चन इज कि क्या ये एक सीमेंट का बड़ा अप ट्रेंड चालू हो रहा है यहाँ से कि नहीं हो रहा, आफ्टर लुकिंग एट द कमेंट्री एंड द नंबर्स फ्रॉम ईसीसी, अल्ट्राटेक एंड अंबुजा। तो अंबुजा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। अभी जेएसडब्ल्यू स्टील, हम सबको पता है कि स्टील के नंबर्स कितने अच्छे आए थे पिछले क्वार्टर में, लेकिन लास्ट 2-3 महीने से पूरा कंसोलिडेशन सेक्टर का हो गया है। सर किसी ने नहीं सोचा था कि क्वार्टर के जो एबिटा इंप्रूवमेंट है ना, वो 2000 या 2500 पर टन के हिसाब से होगा, मतलब दैट वाज द हाईएस्ट एस्टीमेट ऑन द स्ट्रीट कि क्वार्टर इंप्रूवमेंट इतना ही होगा, एबिटा पर टन जो है 2-2500। बट सर जेएसडब्ल्यू स्टील का जो एबिटा इंप्रूवमेंट हुआ वो 6500 हुआ, 6,500, which is 3 times what people on the street were expecting. आप ये देखिए सर, Q1 का जो प्रॉफिट है that is 75% of last full year earnings, मतलब पहले क्वार्टर में उसने 75% ऑफ प्रॉफिट कर लिया है जो उसने FY21 में किया था। एबिटा पर टन 26,500 आया सर, कंपेयर टू 20,000 क्वार्टर। तो आप देख रहे हो कि क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। बहुत लोगों को ये था कि यार साइकिल खत्म हो चुका है, अभी कुछ नंबर नहीं आएंगे, बट आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील ने बताया कि अभी भी स्टील में बहुत दम है यहाँ से, और अभी भी 7 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड करता है सर, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। जस्ट इन केस टू मेंशन कि सेल जो है हाफ द वैल्यूएशन ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रेड करता है, बट अगर जेएसडब्ल्यू स्टील के ये नंबर आए हैं तो आप देख सकते हो कि आगे जाके क्या नंबर्स आएंगे। एक मिड कैप अर्निंग में सर जो मेरे लिए नंबर स्टैंड आउट हुआ ऑनेस्टली, दैट इज जीएनए एक्सेल्स। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ सर, क्योंकि कोई भी अभी सीवी सेक्टर रिवाइवल की बात नहीं कर रहा, और ये कंपनी ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा है, बट वो सीवी सेक्टर रिवाइवल जो आ रहा है ना, उसमें आई थिंक दे हैव डन वेरी वेरी वेल। आप सेल्स देखिए, क्वार्टर का इंप्रूवमेंट हुआ ही हुआ है, वाई तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा, बट इवन क्वार्टर 6% सेल्स ऊपर है, वाई तो 3 गुना हो चुका, एबिटा भी 12% क्वार्टर ऊपर गया है, मार्जिन 15.5% से 16.5% आ गया, और ये 14 टाइम पे ट्रेड कर रहा है सर, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। सो इस स्पेस में जिसको हम सीवी सेक्टर रिवाइवल की बात कर रहे हैं, देयर आर 4-5 गुड मिड कैप कंपनी जिनको देखना चाहिए। ये 3 नंबर्स मेरे लिए बहुत स्टैंड आउट रहे थे। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की सर बात करें तो ऑफ कोर्स एवरीवन इज टॉकिंग कि आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक। सर we all know कि not now, since last 3-4 quarters ICICI Bank has done very well compared to HDFC Bank। इसीलिए मेरे ख्याल में ICICI Bank का जो मार्केट कैप है सर, it has gone above HDFC Bank। इवन year to date देखें तो ICICI Bank का स्टॉक 30% ऊपर है और HDFC Bank का 1% ऊपर है। सो स्टॉक ने अपने को दिखाई दिया है कि ICICI Bank is performing much better than HDFC Bank। सो नंबर्स अच्छे थे सर, नेम्स बेस्ट इन 26 क्वार्टर्स थे, स्लिपेजेस थोड़ी ज्यादा थी, 7,200 करोड़ के आसपास, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 5,000 करोड़ के आसपास आएगी, बट रिकवरीज हुए, अपग्रेड्स हुए, तो लोग बोल रहे हैं ठीक है नंबर, बट एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट आईसीआईसीआई बैंक हैज डन वेरी वेल, कंटिन्यूज टू डू वेरी वेल, और एचडीएफसी बैंक तो बहुत पीछे रह गया सर इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस इन द लास्ट 4-5 क्वार्टर्स कंपेयर्ड टू आईसीआईसीआई बैंक। यूनाइटेड स्पिरिट सर नंबर्स अच्छे थे, बट इसमें एक ही चीज बोलूंगा सर मैं कि बहुत टाइम के बाद, एक्चुअली बहुत टाइम के बाद, 3-4 साल के बाद हम देख रहे हैं कि जो इसके अदर एक्सपेंडिचर्स है ना, वो बहुत नीचे कंट्रोल आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो अदर एक्सपेंडिचर जितना हमने देखा इस बार, वो तब देखा जो FY15 में देखा था, तो 6-7 साल के बाद आप देख रहे हो कि कॉस्ट कंट्रोल पे बहुत ज्यादा ध्यान है इस कंपनी का। तो ये जो नया मैनेजमेंट आ रहा है, जो न्यू एमडी आ रहा है, तो उनको यही है कि हाँ भी उनको प्रीमियम एंड अबव सेगमेंट जो है उसका शेयर बढ़ाना है। अभी 67% हो चुका है और खर्चे कम करते रहने। तो ये 4-5 साल बाद देखा है कि हाँ भी इतना कम एक्सपेंडिचर किया है, अदरवाइज वॉल्यूम्स अच्छे थे, रेवेन्यू अच्छा था, एबिटा 5-6% बीट थी जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी। बट इसमें जो नया एमडी क्या बोलेगा, नई एमडी क्या बोलेंगी आगे जाके, दैट इज वेरी नाइस। आईटीसी मिक्स सेट ऑफ नंबर सर, मैं ये बोलूंगा कि जितना पेसिमिज्म है मार्केट में, वो अच्छे से रिजल्ट रहे हैं। 33% है कंपेयर टू 24-28%, सस्ता स्टॉक है, सबको मालूम है। ओके नंबर्स है, बहुत शानदार नहीं है, बट बिकॉज मार्केट में इतना पेसिमिज्म है, उसके हिसाब से इवन आईटीसी डिड वेल। ओके, तो ये है आपके लिए, मतलब आपका कहने का मतलब जैसे जुबिलेंट फूड देखा, अभी ये मैकडोवेल्स और साथ ही आईटीसी, खाने पीने वाली चीज़ों के सबके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कम से कम मतलब वहाँ पर लोगों का कंजम्पशन पूरा जारी है, लोग खर्चा कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, आईटीसी, 2 रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब अच्छा बताइए, रिजल्ट्स जो अच्छे हैं लेकिन थोड़े शेयर महंगे हो चुके हैं, भाग चुके हैं,
वो कौन सी शेयर है आपकी लिस्ट में आज? सर इसमें कोई भी नंबर नहीं आया मेरी लिस्ट में, बाकी यू कुड हैव पुट यूनाइटेड स्पिरिट्स, यू कुड हैव पुट से आईसीआईसीआई बैंक, बट अगेन बिकॉज अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप दूसरे एफएमसीजी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट इज द चीपेस्ट कंजम्पशन प्ले इन इंडिया राइट नाउ। तो सिंफनी के नंबर्स बहुत कमजोर आए थे सर। बाकी मैं क्वार्टर नंबर ज्यादा देख रहा हूँ इस बार, तो आप नंबर देखिए सर, एबिटा इसका 10 करोड़ आया बस कंपेयर टू 84 करोड़, तो बहुत ज्यादा मार्जिन 25% से कम हो गए, 4%, 4.5% रह गया क्वार्टर। रीजन यही था सर कि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसके कारण इनका एबिटा बहुत इंपैक्ट हुआ इस बार। सस्ता स्टॉक नहीं है सर, 42 टाइम्स पे ट्रेड करता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर्स दो तरीके से देख सकते हो सर। कुछ लोग बोलेंगे वाई अच्छे नंबर्स हैं, बट अगर आप हैवेल्स के नंबर के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये नंबर्स बहुत कमजोर है कंपेयर टू व्हाट अदर इंडस्ट्री पेयर्स आर रिपोर्टिंग। तो एबिटा सर 228 करोड़ का कम हो गया 125 करोड़ आया, 15% मार्जिन से कम हो गए 12% आए। A lot of people are talking about पेपर सेक्टर सर, बट नंबर नहीं आ रहे हैं इसमें। नंबर्स उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो सेल्स देखिए सर 328 करोड़ से कम होकर 218 करोड़ आई क्वार्टर, और इवन प्रॉफिट 64 करोड़ से कम होकर 20 करोड़ आया। तो नंबर्स में वो चीज नहीं आई। इवन एबीबी पावर के नंबर सर 40 करोड़ से 16 करोड़ प्रॉफिट रह चुका है, एबिटा आधा हो चुका है ऑलमोस्ट। क्वार्टर की बात कर रहा हूं सर मैं, तो ये क्वार्टर कमजोर होगा बहुत कंपनीज का होगा, बट तभी बोल रहा हूं सर कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने थोड़ा सा भी ग्रोथ दिखाया क्वार्टर, उसमें वो जीएनए एक्सेल बहुत अलग दिखता है। बट इन कंपनीज को अभी भी टाइम लग रहा है और वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, चाहे वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स हुआ, सिम्फनी हुआ, एबीबी पावर हुआ, या इवन ये छोटा सा पेपर स्टॉक हुआ। और सर लास्ट स्टॉक एक पेनिशिया बायोटेक, बहुत बात हो रही है इस कंपनी की इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन प्ले है, ये है वो है, बट सर मुझे लगता है कि इसको खुद को वैक्सीनेशन चाहिए। इस बार एबिटा लॉस हुआ था, कंपेयर टू 1 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टर और 23 करोड़ का प्रॉफिट था YoY। इवन वैक्सीनेशन सेगमेंट का सेल्स पूरा फ्लैट था, और एबिट लॉस जो इस सेगमेंट में आया वो 23 करोड़ था कंपेयर टू 9 करोड़ लॉस। सो कुछ भी नंबर नहीं आया इस कंपनी के। ओके, तो ये है आपके लिए खराब रिजल्ट्स, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजों वाली लिस्ट बताएं, कौन से रिजल्ट से इनलाइन? सर जुबलेंट फार्मानोवा के नंबर्स इनलाइन आए थे, थोड़े से बेहतर आए थे कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। इसमें ऑफ कोर्स वो रुड़की प्लांट पे जो इंपोर्ट अलर्ट आया है जिसके कारण लोग बहुत परेशान हैं, बट वो 3% ही है। मैनेजमेंट ने बोला कि उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। कॉन में एक न्यूज आया था कि वो डिमर्ज करेगा एपीआई अंडरटेकिंग, जो 10% ऑफ सेल्स है उस कंपनी का। पर नंबर वाइज देखा जाए तो सर नंबर्स अच्छे थे। लोग सोच रहे थे कि 170-180 करोड़ प्रॉफिट आएगा, उसके सामने 160 करोड़ प्रॉफिट आया, मार्जिन 23% पे है। सर ये बहुत सस्ता स्टॉक है, 12-13 टाइम पे ट्रेड करता है, और इस साइज का फार्मा कंपनी है। बट ऑफ कोर्स इनको ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, नंबर्स में ग्रोथ आएगा तभी ये स्टॉक चलेगा, अदरवाइज तीनों थोड़ा सा ठंडा रहेगा। एमसीएक्स के नंबर सर एमसीएक्स के नंबर ऑटो कंपनीज की जैसे होते हैं, बिकॉज अपने को एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू तो पहले ही मालूम चल जाता है। तो अपने को मालूम था कि हाँ भी वाई नंबर्स बहुत अच्छे हैं, क्वार्टर थोड़े से नंबर कमजोर आएंगे। मार्जिन 42-43% है, सो वो सब चीजें पता है सर। मार्केट शेयर इंप्रूव होगा इसका। तो 2 क्वार्टर से कोई तोड़फोड़ नंबर्स नहीं आ रहे एमसीएक्स के, इनलाइन नंबर्स आ रहे हैं। अभी ये देखना कि आगे जाके क्या चीजें हो सकती हैं। आज 4 बजे कॉन कॉल है सर, तो उसमें आपको ज्यादा पता चलेगा। इंपॉर्टेंटली की जो रिसेंटली लॉन्च ऑप्शन है उसका क्या होगा, अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट का, उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट नंबर इनलाइन थे, कोई तोड़फोड़ नहीं थे। 2 क्वार्टर से ऐसा ही हो रहा है एमसीएक्स के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए सारे रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर हमारे लिए रिजल्ट्स एनालिसिस देने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत बिजी, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, उनमें से कुछ आपको चुनिंदा चुन कर लाने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। सोमवार की सुबह सारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार। गुड मॉर्निंग जैन साहब, करिए शुरुआत। अरे सर ये तो बड़ा सरप्राइज है सर, सीधा मेरे पास। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। जी मैं थोड़ा सा रिलैक्स था, मैं देखा कि मेरे पास लास्ट में आएंगे तो मैं थोड़ी, बट ठीक है मैंने तैयारी कर ली है। और पहले मैं शुरुआत करूंगा जो मैं फ्राइडे के वीकेंड शो में जो मैंने 4 पिक्स दिए थे। डॉक्टर रेड्डीज मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया था, और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी ऑटो इंसुलरी स्पेस में इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे,
और जिस तरीके से अनलॉक हो रहा है और अनलॉक की थीम अब चल रही है, और देखिए दिल्ली में भी आज पॉजिटिव न्यूज आ गई, मेट्रो, फिर सिनेमा हॉल्स, तो मुझे लगता है कि अब टूरिज्म भी और जबरदस्त बढ़ेगा। तो EIH एसोसिएटेड होटल्स जो कि पोजिशनल पिक के तौर पे दिया हूं मैं, ऊपर के लेवल से ठीक ठाक करेक्ट हो गया। और एक स्टॉक जो मैं एक ही बार पहले रेकमेंड किया था वो है ब्लैक रोज, जो मैं फंडामेंटल पिक के तौर पे, लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया। और पिछले साल मैंने जब जैन साहब के जेम्स की सीरीज शुरू हुई थी, अब तो कल 1 साल पूरे होंगे अनिल जी, और ये मैंने अगस्त की 2-3 तारीख को दिया था। वहां से वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया, बट फिर भी लगता है कि 30-40% का रिटर्न दिया तो अच्छा ही है। और मुझे लगता है कि अभी भी ये अंडरप्लेड है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे रहा है, फैंटास्टिक कंपनी है, बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे। तो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे ब्लैक रोज। और जो पिक ऑफ द वीक है वो है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ये भी स्टॉक मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। और दूसरा है SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन। जिस तरीके से सरकार अब एक्शन में आ रही है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, और मुझे लगता है कि इस शिपिंग कॉर्पोरेशन पे बिल्कुल ध्यान दें। और एक ICICI बैंक, मुझे रिजल्ट्स बढ़िया लगे और अभी वरिंदर जी को भी सुन रहे थे, तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो आज के लिए 3 पिक्स है, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ICICI बैंक। ये है जैन साहब को पसंद। और वीकेंड की पिक्स तो आपको मिली गई। शुक्रवार को डॉक्टर रेड्डीज उन्होंने फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय दी थी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ये एक और स्टॉक था। EIH एसोसिएटेड और ब्लैक रोज, ये है 4 कंपनियां जो जैन साहब को शुक्रवार के शो में आई थी पसंद। आइए, हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स ही तैयार हैं। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं आपका पसंदीदा शेयर इस हफ्ते के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, बहुत बड़ी तेजी मुझे दिख रही है आईटी सेक्टर में। निफ्टी आईटी इंडेक्स में तेजी है, विप्रो में एक बड़ी तेजी हमने शुक्रवार को देखी। तो अनिल जी, एक मिड कैप आईटी पर मेरी खरीदारी की राय है। स्टॉक का नाम है सैस्केन टेक्नोलॉजीज, जिसमें 3-4 दिनों का एक करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। 1270 रुपए के आसपास एक अहम सपोर्ट है, तो इन स्तरों पर बाय करने की मेरी राय है। 1270 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें। और सैस्केन टेक्नोलॉजीज मुझे लगता है 1450 रुपए के लेवल्स आपको दिखाएगा, तो 1450 के टारगेट के लिए सैस्केन में मेरी खरीदारी की राय। ओके, सैस्केन टेक्नोलॉजी, ये है वो स्टॉक जिसमें 1450 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। अलग से काम किया है बंसल जी आपने, या जो पिक कुणाल जी की वही मान लो आपकी भी? नहीं अनिल जी, पहले तो सुप्रभात अनिल जी। मैंने तो अनिल जी भरपूर काम करा है। मेरी पिक अनिल जी अलग है, और मेरा पिक ऑफ द वीक है सन फार्मा, जिसका जिक्र मैंने और कुणाल जी ने शुक्रवार को भी किया था। टेक्निकली चार्ट पे काफी अच्छा लगता है, और जिस तरीके की मार्केट की ओपनिंग है, मोर ऑफ अ डिफेंसिव बेट है, बट साथ साथ एक अच्छी रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। 675 675 का स्टॉप लॉस है। 724 724 के लक्ष्य के लिए सन फार्मा है मेरा पिक ऑफ द वीक। हाँ, तो आया तो कुणाल जी वाला ही ना। देखो ना, शुक्रवार की पिक है, शुक्रवार की को तो कुणाल जी भी साथ में थे, तो 50% तो काम कुणाल जी का ही हुआ आज की पिक में भी। चलिए कोई बात नहीं, जय ठक्कर से भी लेते हैं उनकी पिक ऑफ द वीक। जय बताइए, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, दिल्ली में डेफिनेटली अनलॉक हो रहा है, और वो अच्छी बात है कि काफ़ी समय के बाद आई थिंक वहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत जो एक माहौल था वो सुधरा है, एंड दैट्स राइट। एंड उसके कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से धीरे धीरे अगर दूसरे स्टेट्स में भी यही मूव रहा, सो दैट कैन बी क्वाइट पॉजिटिव गोइंग अहेड। एंड जो हिसाब से वैक्सीनेशन वगैरह सब ड्राइव भी अच्छी चल रही है, सो आई एम क्वाइट होपफुल कि हम इस जो पेंडेमिक है उससे धीरे धीरे अच्छी तरह से फाइट करके बाहर निकल आए। एंड स्टॉक स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो PVR मुझे पसंद है, इसीलिए। एंड चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन, एक फॉलिंग चैनल में ये स्टॉक में हमें एक करेक्शन आते हुए देखने मिला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड पे करीब 1250 के आसपास वीकली क्लोजिंग बेसिस बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट है। 1318 के आसपास ये स्टॉक क्लोज हुआ था। 1250 ये स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने क्लोजिंग बेसिस PVR में खरीदने की सलाह है मेरी। ऊपर में जो टारगेट एनर्जी बन रहे हैं वो 1415 के, तो लगभग 100 रुपए की अपसाइड में यहाँ से देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में गोइंग फॉरवर्ड में अच्छी एक मूव ऊपर की तरफ देखने मिलेगी। अगर 1420 के ऊपर निकलता है अनिल जी, तो मे भी ये 1500 के लेवल्स तक भी जा सकता है। तो बंसल जी, चूंकि अब 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, 100% कैपेसिटी के साथ मेट्रो खुल रही है दिल्ली में, तो क्या आप
मेट्रो का टिकट लेकर अकेले 50% है तो आप नेचुरली भाभी जी को तो ले जा नहीं सकते और किसी के साथ तो आप जाते नहीं होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो क्या आप पीवीआर में जाएंगे मूवी देखने? देखिए अनिल जी, पहले तो जो आप एज्यूम कर रहे हैं अनिल जी, वो एजम्पशन एकदम 100% ठीक है। देखिए अनिल जी, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, बट मेट्रो में जाने का एडवेंचर नहीं करूंगा, पीवीआर में जाने का एडवेंचर नहीं करूंगा। इनफैक्ट अभी 5-7 दिन पहले अनिल जी मैं पीवीआर होके आया था, बाहर मैं खड़ा उसे निहार रहा था कि वंस अपॉन अ टाइम जाया करते थे। बट अनिल जी चाहे 50% हो, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। जो चीजें जरूरी है अनिल जी, जिनके बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ या दिल तड़प रहा है, वो अनिल जी कर रहा हूँ। बट पीवीआर और मूवी के बिना अनिल जी मैं रहूंगा। वो अलग बात अनिल जी, एक डिस्क्लेमर है, अब वो अक्षय कुमार की सूर्यवंशम रिलीज होगी तो उस समय अनिल जी हालात देख के हो सकता है मैं मूवी देखने जाऊं। चलिए बहुत बढ़िया। जब बंसल जी लौटेंगे अपने फुल फ्लेज एक्शन में तब हम मानेंगे कि लाइफ बैक टू नॉर्मल है। कोविड के बाद में सावधानी रखना जरूरी है। अगर आप जाएं तो भी ठीक, ना जाएं तो भी ठीक, लेकिन सावधानी जरूर रखें। आइए सुमित जी से लेते हैं उनका पिक ऑफ द वीक। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेरे पास जो स्टॉक है वो है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ 1050 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। इस हफ्ते में एसबीआई लाइफ के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। नीचे में 1025 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 1075 का पहला टारगेट बनेगा और वो लेवल भी टूट सकता है और 1100 तक के लेवल एसबीआई लाइफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप आता है एसबीआई लाइफ के अंदर 10 रुपए का, उसमें खरीदारी करें, एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। 1075 और 1100 ये लेवल इस हफ्ते में एसबीआई लाइफ में देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए राय एसबीआई लाइफ में 1025 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की। 1075 और 1100 ये दो टारगेट के लिए करें खरीदारी। एसबीआई लाइफ आज पेश करेगा अपने नतीजे भी, तो ध्यान रखें नतीजे के पहले का ट्रेड है ये, इस पर आपको करना है फोकस।